चलो बैठो। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन बताओ। सिक्स का आंसर आप लीजिए। आरपीएस 3 में 6 का आंसर नहीं है। अच्छा तो बता देना, बता देंगे। भाई कोई और तो नहीं चिपका दी इसने? अरे भाई ये जो पीपीटी भेजी वो वाली लगाई नहीं है, पता नहीं कौन सी लगा दी है। चलो कोई नहीं, गलत पीपीटी लगाई, आ गई है यार आज। यार गलत पीपीटी कैसे आ गई? नहीं कोई नहीं। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? स्टैक्योमेट्री खत्म किया है शायद तुम्हारा, है ना? ठीक है, तो देखो बच्चों, आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर को खत्म कर लेंगे। स्टैक्योमेट्री खत्म हुआ है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और लॉज, है ना? और बचे हुए टाइम में कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, क्योंकि लॉज से क्वेश्चन आते नहीं है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 से 10-12 साल में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो पढ़ा तो देता हूं, मगर फोकस वाली चीजें ज्यादा नहीं है आज। तो हमारी काम होगा कि प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो हेडिंग लिख लो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसको बताते हैं, ठीक है? जरा देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में क्या बात है, किस तरह से करते हैं। देखो मैंने क्या किया, 1 लीटर H2O2 ले लिया। H2O2 जो होता है लिक्विड होता है, तो मैंने क्या किया, 1 लीटर H2O2 ले लिया। ये देखो, और H2O2 डिकम्पोज होता है ऐसे। लाइव है ना? कहां से होगी? अब लाइव हुई है? लॉगिन तो वो कर ही गया था ना। हाँ, लाइव है या नहीं कैसे पता चलता है? हाँ, ऐप पे नहीं आ रही है ये कह रहे हो? अच्छा,
अभिषेक जी, क्लास लाइव नहीं है क्या? क्लास लाइव नहीं है क्या? बच्चे कह रहे हैं लाइव नहीं है। 1 मिनट देखना के ऊपर। चलो, जो आप लोगों ने सीटी दिया था उसका रिजल्ट आ गया है? अभी नहीं आया, कब आएगा? कल या परसों आएगा। ठीक है, तो सभी लोग नंबर बताएं कि कितने कितने नंबर आए। ठीक है, जब पेपर दिया ही है तो नंबर भी तो पता होने चाहिए कि हाँ भाई कितने कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, है कि नहीं? जब पढ़ाई चल रही है इतनी तो नंबर का भी डिस्कशन हो जाए। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। एक बार लाइव नहीं आ रही क्या क्लास, बच्चे कह रहे हैं? हाँ, मतलब ये ठीक लगी है, आप एक बार चेक कर लो सब। चल तो रहा है, ऐप पे नहीं आ रही कह रहा है। अच्छा, हाँ कोई नहीं, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, तो H2O2 क्या होता है? लिक्विड होता है। अब H2O2 हमारा लिक्विड है, डिकम्पोज होता है तो बनाता क्या है? H2O लिक्विड और ऑक्सीजन गैस। इतनी बात क्लियर हुई? यदि H2O2 को हम डिकम्पोज करें तो H2O2 डिकम्पोज होकर वाटर बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब आप चेक कर लो, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, अब जरा देखना स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की डिफिनीशन क्या है। जब आप 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराते हो, जब आप 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराते हो तो जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिलीज होता है एसटीपी पर, किस टेम्परेचर और प्रेशर पर? एसटीपी पर। ठीक है ना, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर नहीं। 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराने पर जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिलीज होता है उसी वॉल्यूम को हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 रियलिटी में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी है। क्योंकि आप डिफिनीशन क्या बना रहे हो? 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराने पर जितने लीटर ऑक्सीजन गैस एसटीपी पर रिलीज होगी उसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बोलेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या है? 1 लीटर H2O2 को जब आप डिकम्पोज करते हो तो जितने लीटर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एसटीपी पर, उस वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन गैस को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। मतलब टोटल, देखिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज एट एसटीपी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वन लीटर लिक्विड H2O2। मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 रियलिटी में किसका वॉल्यूम है? ऑक्सीजन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 रियलिटी में किसका वॉल्यूम है? ऑक्सीजन का। मगर वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है जो 1 लीटर H2O2 से आया है। वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है जो 1 लीटर H2O2 से आया है। जब आप 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराओगे तो जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोला जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? डिफिनीशन समझना। यदि 2 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराने पर 2 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराने पर 10 लीटर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एसटीपी पर। 2 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराने पर 10 लीटर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एसटीपी पर। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ। तो 5, क्योंकि 2 में काउंट नहीं होगा, डिफिनीशन 1 लीटर में है कि 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराने पर कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का रिलीज होगा। वो भी किस पर? एसटीपी पर। वो भी किस पर? एसटीपी पर। क्लियर है इतनी बात कि 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराएंगे तो जितने लीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगी उस वॉल्यूम को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। अब देखो इसका
रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है, तो कभी कभी बच्चों को दिक्कत आती है समझने में। तो देखो रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे 10 लीटर निकला ऑक्सीजन, तो उसको ऐसे ना लिख के वो ऐसे लिख देते हैं, 10V लिख दिया जाता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। या हो सकता है 10 वॉल्यूम लिख दिया जाए, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हुआ। मगर ध्यान रखना यूनिट लीटर रहेगी। तो जैसे ऐसे लिखेगा तो हमको कैसे पता चलेगा यूनिट क्या है, ऐसे लिखेगा तो हमको कैसे पता चलेगा यूनिट क्या है। भाई ऐसे लिख रहे हो तो हमें सब कुछ पता है, मगर ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि 10V 10 वॉल्यूम ऐसे। तो मगर यूनिट क्या रखोगे हमेशा, लीटर। यूनिट क्या रखोगे हमेशा, लीटर। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज करने पर जितने लीटर ऑक्सीजन गैस एसटीपी पर निकलेगी उसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहेंगे। बार बार डिफिनीशन रिवाइज करने का रीजन ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन डिफिनीशन से ही आता है, सबसे पहला क्वेश्चन डिफिनीशन से ही आता है कि भाई ऐसा करो। एक क्वेश्चन तो हम ऐसा बना सकते हैं, देखिए 200 ml H2O2 liquid decompose and release 1.2 liter ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। कभी कभी बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि यार तुमने छोटा वॉल्यूम डिकम्पोज किया है और इतना बड़ा वॉल्यूम कैसे रिलीज हो रहा है। तो वहां पे बच्चों का कंफ्यूजन इसलिए होता है कि वो दोनों को गैस मान के चल रहे होते हैं। वो लिक्विड है और वो गैस है, गैस तो कोई भी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगी, है ना। एक गिलास पानी क्या है, 2-4 बूंद पानी को भी यदि मैं यहां वेपराइज करा दूं तो पूरा रूम भर जाएगा, पूरा रूम भर जाएगा। 2 ml वाटर का वॉल्यूम पूरे रूम के वेपर ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। तो कभी कभी बच्चों का कंफ्यूजन ये भी रहता है कि सर यार ये बताओ कि आप छोटा वॉल्यूम डिकम्पोज करा रहे हो, इतना बड़ा वॉल्यूम आ कैसे रहा है। तो ये लिक्विड है और ये गैस है ना। तो ये सब पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आपको पता है गैस जिस कंटेनर में डाली जाती है उसी का वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। यदि मैं 1 ml डीओ को स्प्रे कर दूं तो पूरा रूम भर जाएगा, पूरा रूम भर जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, पूरे रूम के बराबर। और जबकि लिक्विड में वो कितना था, सिर्फ 1 ml या 2 ml। तो इस बात से जरा बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो देखो 200 ml H2O2 डिकम्पोज एंड रिलीज 1.2 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो अब क्या है, यदि डिफिनीशन क्लियर नहीं है तो वो मामला बनता नहीं है। मैं उसी की यूनिट में लिखता हूं जिस यूनिट में वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, अब यदि डिफिनीशन क्लियर है तो 2 मिनट में निपटा दोगे, नहीं तो होगा कि यार इसमें क्या फार्मूला लगाएं, कैसे निकालें। तो सीधी सी बात है, डिफिनीशन क्या है, 1 लीटर H2O2, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1 लीटर H2O2 जितनी ऑक्सीजन रिलीज करेगा उस ऑक्सीजन की वैल्यू को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। तो भाई 200 ml कितनी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, 200 ml H2O2 रिलीज कर रहा है 1.2 लीटर है। तो यार इसको 1000 करना है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 ml H2O2 कितनी करेगा, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया और 12 पंचे 60 होता है 6 लीटर। तो 1 लीटर H2O2 जितनी ऑक्सीजन रिलीज करेगा एसटीपी पर उसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is 6V। डिफिनीशन क्लियर है।
डिफिनीशन तो पकड़ लोगे। अच्छा, अब डिफिनीशन वाला मामला तो हमारा हो गया, अब हम फिर से वापस आते हैं। ठीक है, तो देखो डिफिनीशन ये है, प्रेजेंटेशन ऐसा होता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। अब वैल्यूम स्ट्रेंथ में क्या क्या पूछते हैं, इस बात को थोड़ा आगे ले चलते हैं। अब मैं एक स्टैइक्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहा हूं, देखना मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपका काम होगा उसका आंसर देना। ठीक है, मैंने पूछा हाउ मैनी मोल ऑफ H2O2 required, how many mole of H2O2 required to form, how many mole of H2O2 required to form V liter ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। मैंने थ्योरी को मैंने थोड़ा क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि इतना नॉलेज मैं दे चुका हूं। मैंने ऑक्सीजन का वैल्यूम दिया है और H2O2 के मोल पूछ रहा हूं, बताओ कैसे निकालोगे? रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ऑप्शन दे देता हूं ए, ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं ए, तो ये आएगा V डिवाइडेड बाई 22.4। ऑप्शन दे देता हूं V डिवाइडेड बाई 11.2, V डिवाइडेड बाई 5.6 और नन ऑफ दीज। क्या स्टोइकियोमेट्री में मैंने पढ़ाया है? भाई रिएक्शन है तो स्टोइकियोमेट्री है। क्या स्टोइकियोमेट्री में मैंने पढ़ाया है आपको कि पूरी रिएक्शन में यदि किसी की भी वैल्यू दी है, पूरे रिएक्शन में यदि किसी एक की वैल्यू दी है तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट करके, है ना? तो अब बताओ, मोल ऑफ H2O2 अपने को चाहिए तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, आपने मेरे से मोल ऑफ H2O2 पूछे हैं तो हम निकाल देंगे। कैसे? ये गिवन है और ये निकालना है, तो दोनों के मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर कर देते हैं। मोल तो ऑक्सीजन के मोल कैसे निकालना है? ऑक्सीजन का वैल्यूम गिवन है एसटीपी पर, तो देखो मोल बन गया वैल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। डायरेक्ट लिखने में अब तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए ना, इतना पढ़ा दिया है, सबसे पीछे सही चल रहा है। अच्छा, कॉफिशिएंट कितना है? 1। मोल ऑफ H2O2 और उसका कॉफिशिएंट कितना है? 2। तो देखो जरा, मोल ऑफ H2O2 कितना आ गया? डायरेक्ट लिख दूं, इतने मोल आ गए। क्लियर है? ये आप ही लोगों ने निकाला है, क्लियर है ना? अब देखो गेम हो गया, अपना काम बन गया। ठीक है, अब देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इतना छाप डालो जिसको छापना हो। वैसे मैं अभी 3-4 पॉइंट एक साथ उसमें CSD में लिखा दूंगा, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं। ये क्लियर है? क्लियर है सबको? अच्छा, ये बताओ 1 लीटर H2O2 यदि V लीटर ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है तो वैल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है? V। इसका मतलब वैल्यूम स्ट्रेंथ V है। ठीक है, तो अब जरा देखिए, आपको एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने पीपीटी लगाई थी जिसमें पढ़ाने के बाद ये रफ था, अब वो पढ़ी हुई पीपीटी लग गई है। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व है, सब है। वो वाली पीपीटी ना भेज के मुझे लग रहा मैंने ये वाली भेज दी है इसको, तो इसने ये वाली चिपका दी। कोई नहीं, अब जरा देखो यार बच्चों, तो आज क्वेश्चन मुझे लिखने ज्यादा पड़ेंगे। अब देखो इतनी बात आ गई, अब यदि मैं आपसे पूछूं एक और क्वेश्चन कि यार जरा मोलरिटी बता दो। अब मोलरिटी की डिफिनीशन क्या है? मोलरिटी ऑफ H2O2 निकाल रहा हूं, देखना अभी आप सब निकाल चुके हो, बस आपको आइडिया नहीं है। मोलरिटी की डिफिनीशन क्या है? 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है, यही तो है। अब जरा पीछे मुड़ते हैं, देखना आपने सब निकाल रखा है। 1 लीटर में कितने मोल H2O2 के प्रेजेंट है? 1 लीटर है ना H2O2, 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है? तो मोलरिटी ऑफ H2O2 कितनी हो गई? V बाई 11.2। तो अब यदि मोलरिटी ऑफ H2O2 पूछता है तो एक रास्ता ये है कि ये पूरी कहानी करो,
मोल निकालो और फिर डिफिनीशन लगाओ। एक ये है कि डायरेक्ट याद रखो कि वैल्यूम स्ट्रेंथ दी है तो 11.2 से डिवाइड करेंगे तो मोलरिटी ऑफ H2O2 आ जाएगी। देख लो, 1 लीटर H2O2 में जितने मोल होंगे वही क्या होंगे, मोलरिटी होंगे। तो मोलरिटी कितनी आ रही है, ये सॉल्वेंट है ना, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, तो सॉल्वेंट की मोलरिटी क्या, उसी के मोल उसी का वैल्यूम। जैसे वाटर की मोलरिटी निकाल के लाते हो 55.55, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग कराएंगे भी, तो 55.55 उसकी मोलरिटी निकल कैसे रही है, उसी का वैल्यूम उसी के मोल, है ना। सॉल्वेंट की मोलरिटी क्या है, उसी का वैल्यूम उसी के मोल, और सोल्यूशन की मोलरिटी क्या है, सोल्यूशन का वैल्यूम सॉल्यूट के मोल। तो देखो 1 लीटर H2O2 में कितने मोल हैं H2O2 के, V डिवाइडेड बाई 11.2, तो यही हो गई क्या इसकी मोलरिटी। तो इसका मतलब यार आपने क्या किया है, सब कुछ दे दिया है मुझे तो सिर्फ छापना बाकी है। देखिए, तो मोलरिटी ऑफ H2O2 इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 11.2, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब जब क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट चिपकाऊंगा, है ना, डायरेक्ट चिपकाऊंगा। V डिवाइडेड बाई 11.2, V क्या है, वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब यदि या इसको वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बोलूं या इसकी पूरी डिफिनीशन ही छाप दूं, वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या, 1 लीटर H2O2 से जितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, इसका मतलब ये यही बात तो हुई, V लीटर ऑक्सीजन गैस, V लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP। बात समझ रहे हो कि अकेले हम ही दौड़ लगाए, कभी कभी मुझे डर लगता है इस बात से, क्योंकि मैं इतना टैलेंटेड नहीं था, एक बार में नहीं समझ पाता था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, है ना। तो जरा देखो, मोलरिटी ऑफ H2O2 क्या आई, मोलरिटी की डिफिनीशन है कि 1 लीटर में जितने मोल प्रेजेंट होंगे वो वैल्यूम स्ट्रेंथ होंगे, तो 1 लीटर में इतने मोल आए, इसीलिए मोलरिटी ऑफ H2O2 ये हो गई। V क्या है, वैल्यूम स्ट्रेंथ बोल दो, या फिर ये बोल दो कि V लीटर ऑक्सीजन गैस है STP पर, क्योंकि उसी को तो वैल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं, उसी को तो वैल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, अब बच्चे जिद कर रहे हैं, नहीं सर हमें क्या है, स्ट्रेंथ निकालनी है मगर ग्राम पर लीटर में निकालनी है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। बच्चों का कहना है कि नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा सर, आप अपनी मर्जी चलाते हो, ऐसा नहीं चलने देंगे हम लोग, हम ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो जरा मोलरिटी की यूनिट बताना, ये क्या है, मोल पर लीटर, भाई मोलरिटी लिखो और मोलरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर, तो हमको क्या करना है, मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर बनाना है, मतलब कुल मिला के मोल को ग्राम बनाना है, लीटर तो लीटर जा रहा है भाई, मोलरिटी लिखी है इसका मतलब क्या लिखी है, मोल पर लीटर। अब वो कह रहा है यार इसको ग्राम पर लीटर बना दो, इसका मतलब मोल को ग्राम बनाना है, तो मोल को मास बनाने के लिए, ग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। अब मॉलिक्यूलर वेट किसका करें, अब किसके मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करें, भैया जिसकी मोलरिटी हो, H2O2 की है, कितना होता है H2O2 का, 34, तो ये आ गया 17V, हाँ डिवाइड मार दिया है, ये देखो, है ना, 2 से ऊपर 2 से नीचे। तो ग्राम पर लीटर में यदि स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो 17V डिवाइडेड बाई 5.6, ठीक है कि नहीं, 17V डिवाइडेड बाई 5.6, या तो आप एक ही फार्मूला याद कर लो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ग्राम बस, मगर ये दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा कि मोलरिटी का मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो याद रखो। अब जरा देखो यार, वैसे नॉर्मलिटी यहां लिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि नॉर्मलिटी में वहां पढ़ाऊंगा, मगर इस जगह पे लिख देता हूं, ना समझ में आए ना तो टेंशन ना लेना, जैसे एक जगह पे लिखी रह जाए आपकी। नॉर्मलिटी इक्वल टू, आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ाया है, एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, हाँ कल वैसे मैंने कराए थे। तो देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, मोलरिटी मिल गई है,
मोलारिटी कितनी मिल गई है? V डिवाइडेड बाई 11.2। अब एन फैक्टर, किसी एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? उसके एसिडिक हाइड्रोजन, एक मोल में कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं वो उसका एन फैक्टर है। तो एक मोल में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? देखो गौर सुनो, अब मैंने कहा एक मोल में जितने एसिडिक हाइड्रोजन है वो एन फैक्टर है, मगर एसिडिक हाइड्रोजन भी तो पता होने चाहिए। यदि एसिडिक हाइड्रोजन हमें नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो एक मोल में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन नहीं यार, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, इनसे अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव में तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन भी आएगा, तो इसका मतलब अमोनिया का हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन है। कराओ रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन कभी किसी बेस से कराई है या हुई है? नहीं, एसिड से हुई है। तो ऑक्सीजन, ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में ज्यादा यूज होता है, हमारे में तो बस इस जगह पे आएगा, या एसिडिक। ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, यदि इससे कोई हाइड्रोजन अटैक है तो इतना एसिडिक होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाए। नहीं तो कोई बच्चा कह सकता है सर आप अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो पानी में आयोनाइज तो होता नहीं है, अल्कोहल को पानी में डालते हो तो क्या पूरी ऑर्गेनिक में कहीं आयोनाइज किया गया? तो फिर एसिड कैसे? एसिड तो पानी में आयोनाइज होते हैं ना, है ना? तो एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन दो अलग अलग टर्म है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है वो हाइड्रोजन जो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाए। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है जो पानी में जाएगा तो एचआयन रिलीज जरूर करेगा, चाहे 10,000 में से एक ही करे, मगर करेगा, मगर करेगा। तो ये हाइड्रोजन ऐसे हैं कि आपको बेस मिलेगा तो रिएक्शन जरूर देंगे, बेस मिलेगा तो रिएक्शन जरूर देंगे। तो ये हमारे एन फैक्टर में भी यूज होगा। यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो वो एसिडिक है, यदि ऑक्सीजन सल्फर से अटैच है तो वो एसिडिक है, यदि यदि हाइड्रोजन हैलोजन से अटैच है तो एसिडिक है, हाइड्रोजन सल्फर से अटैच है तो एसिडिक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो एसिडिक है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का भी हाइड्रोजन एसिडिक होता है, मगर हमको ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक वाला पार्ट पकड़ के रखना है, मतलब जो फिजिकल में यूज होगा। तो फिजिकल में यही यूज होते हैं, कार्बन यूज नहीं होता है। तो जरा देखो, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है, हैलोजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है। तो हमें क्या काउंट करने हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट नहीं करने हैं, एसिडिक हाइड्रोजन काउंट करने हैं। तो ये हाइड्रोजन हमारे एसिडिक है। तो इसको देखते हुए जरा बताना इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? दोनों के दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही अटैच है। क्यों? और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो झक मार के ही हाइड्रोजन से अटैच होंगे, है कि नहीं? और कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब दोनों के दोनों ऑक्सीजन से अटैच हैं, तो इसका मतलब दो एसिडिक हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है? दो एसिडिक हाइड्रोजन है, और जितने एसिडिक हाइड्रोजन है वही एन फैक्टर है। तो इसका एन फैक्टर कितना बनेगा? तो इसका एन फैक्टर कितना बनेगा? दो। क्लियर है? बात समझ रहे हो? तो अब बस मल्टीप्लाई मार दो। वैसे ये अभी उसमें पढ़ाऊंगा डिटेल में, ये तो मैंने अभी जरा सा बस बता दिया। तो ये देखो, तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 कितनी आ गई? ये आ गई नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2। तो ये देखो मैंने पूरा निकालना सिखाया है। अब हम लोग सिर्फ फार्मूले याद रखेंगे कि हाँ भाई कौन कौन से फार्मूला कैसे कैसे चलेगा, है ना? ये तो मैंने पूरा पढ़ाया है कि हाँ भाई ये होता कैसे है। ठीक है कि नहीं? बात समझ पाए सब लोग? मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने कहा 1 लीटर H2O2 जितनी ऑक्सीजन रिलीज करता है एचटीपी पर, उसे वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। ठीक है, वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन 10 लीटर या 10V या 10VOL इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर मैंने कहा देखो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। यदि मैं वैल्यूम स्ट्रेंथ दे दूं तो क्या मोल ऑफ H2O2 निकाल सकते हो? वैल्यूम स्ट्रेंथ देने का मतलब वैल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देना, बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन देखो यही है। मैंने इसका वैल्यूम देके इसके मोल पूछे तो बच्चों ने निकाल के दिए V/11.2। 1 लीटर में H2O2 के कितने मोल हैं? V/11.2। और 1 लीटर में जितने मोल होते हैं वही मोलरिटी होते हैं। इसीलिए
इसीलिए H2O2 की मोलरिटी हो गई V डिवाइडेड बाई 11.2। अब मोलरिटी आप H2O2 को ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना था, तो मोलरिटी होती है मोल पर लीटर, मोल को ग्राम बनाना है, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई मार दिया। फिर नॉर्मलिटी आप H2O2 पूछ रहा है, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। मोलरिटी ये निकाल रखी थी, पटक दी, और एन फैक्टर की बात आई तो इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एन फैक्टर 2 हो गया, चिपका दिया, तो ये आंसर आ गया। तो अब कुल मिला के हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। अब देखो तुम्हें दिमाग में क्या सेट करना है, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, और एक ये वाला फार्मूला, और डिफिनीशन, क्योंकि हो सकता है डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाए। तो जब डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो डिफिनीशन अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाँ यार क्या है। जैसे मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया वो डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि हाँ भाई हमें डिफिनीशन आती तो हमें क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं। बस ये 4 पॉइंट होने चाहिए दिमाग में। कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं? टीचर को पढ़ाने में तो 15-20 मिनट लगे क्योंकि उसने पूरी डिटेल दी है, मगर अपने को स्टोर क्या करना है, तो अपने को ये 4 पॉइंट स्टोर करने हैं। एक डिफिनीशन कि भाई 1 लीटर H2O2 में जितना ऑक्सीजन रिलीज होता है इसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। इसकी मोलरिटी कितनी होती है, V डिवाइडेड बाई 11.2। इसका ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ कितना होता है, 17V डिवाइडेड बाई 5.6। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है, V डिवाइडेड बाई 5.6। ठीक है, अब इसी में कुछ घुमा फिरा के पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन तो डिफिनीशन बेस्ड आता है, वैसे 5-7 साल में एक बार आता है, अभी तक 2 बार आया है। अब जरा देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है? देखिए, मोलरिटी ऑफ H2O2 liquid, molarity of H2O2 liquid is 1.5 m. Calculate volume of oxygen gas release at STP by 1 liter of liquid। क्या बारिश हो रही क्या? अच्छा फैन है। H2O2, वही मैं भी डर गया। अब जरा देखो, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश की है, ठीक है? बाकी तो आप लोग टैलेंटेड हो, निकाल ही दोगे, है ना? बताइए। अब देखो, एक क्वेश्चन ये था कि भाई ऐसा है, मोलरिटी दी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ, तो वो तो डायरेक्ट फार्मूले पर चिपका हुआ है, बच्चा तुरंत फार्मूला लगा देगा। अब यहां 2 कॉन्सेप्ट लगे हैं, एक तो फार्मूला यूज हो रहा है, एक डिफिनीशन यूज हो रहा है। या डिफिनीशन नहीं पता है तो ये नहीं समझ में आएगा कि निकाले कैसे, कि यार 1 लीटर H2O2 में कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कैसे निकालें, कैसे निकालें। और यदि कोई बच्चा समझदार होगा तो निकाल देगा, मगर वो गलत निकालेगा। वो क्या करेगा, इसका वैल्यूम दिया है, ऑक्सीजन का वैल्यूम निकालना है, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर देगा, मगर ये गलत है क्योंकि ये लिक्विड है। लिक्विड में V अपॉन 22.4 लीटर वाला फार्मूला नहीं लगेगा, पीछे पढ़ा के आए हो तो तुम मोल ही नहीं निकाल सकते हो, बराबर कैसे करोगे? ये लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, ये वाटर तो है नहीं कि डेंसिटी स्टैंडर्ड है, सबको पता है। ये तो H2O2 है, इसकी डेंसिटी कौन जानता है, हम भी नहीं जानते है। तो अब वो डेलिमा में फंसा रहेगा। जिसको थोड़ा सा दिमाग आया तो उसने क्या किया, इसके मोल बना दिए 22.4 से डिवाइड कर दिए, का इसके मोल निकल आए तो इसके वॉल्यूम निकाल देंगे, मगर वो गलत हो गया क्योंकि ये लिक्विड है, मोल बना नहीं पाओगे 22.4 से डिवाइड करके।
तो अब वो इस बात पे अड़ा हुआ है कि यार 1 लीटर लिक्विड H2O2 कितनी ऑक्सीजन निकालेगा, कैसे निकाला जाए, जबकि इस क्वेश्चन में वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो पूछ रहा है, क्योंकि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डिफिनीशन लिखी है कि जितना ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा 1 लीटर H2O2 से, उसी को तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप H2O2 कहते हैं। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप H2O2 ही पूछ रहा है, मगर लैंग्वेज में थोड़ा टफ किया गया है, जैसे क्वेश्चन इतनी जल्दी हम लोग ना निकाल पाए। तो मेरी बात तो समझ पा रहे हो ना कि ये क्या पूछ रहा है? सही है? तुम लोग इतना डरावना होके काम करते हो ना कि मुझे लगता है ऐसा तो नहीं यार हम ख्यालों में चले जा रहे हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है। ये देखो, तो आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा कौन है? बी आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेयर पूछे जाएंगे। आप 2-3 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, नहीं तो ये पॉइंटर जरूर याद रखो, रेयर पूछे जाएंगे, 5-6 साल में शायद कोई एक क्वेश्चन आ जाए, शायद कोई एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने ये बात खत्म कर ली। अब हम लोग चलते हैं लॉज पे। देखो लॉज से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इन पर भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लॉस पे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो सबसे पहला लॉ जो हर बच्चे को पहले से आता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ मास टू अदर फॉर्म ऑफ मास। बस एक मास दूसरे मास में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा रूल है, कहीं कहीं क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। यदि आपको याद हो, याददाश्त थोड़ी ताजा कर दो। देखो जब हम लोगों ने पढ़ा था इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वहां पे एक क्वेश्चन किया था वेल्डिंग फ्यूल वाला, कि एक हाइड्रोकार्बन वेल्डिंग फ्यूल है जिसको बर्न करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इतना मास और वाटर इतना मास रिलीज होता है, उसके 10 लीटर एसटीपी का मास इतना है, तो उसका मोलर मास, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, हर बुक में भी है, मैंने भी कराया है। वहां पे इस बात का बहुत बड़ा यूज हुआ है। जब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये जो आपने दूसरा मेथड बताया, यदि ऐसा ना लगाए तो इंपीरिकल फार्मूला कैसे निकल के आएगा? आपके बैच में पूछा था या नीचे वाले में पूछा होगा या और कहीं पूछा होगा, मुझे याद नहीं है, मगर पूछा है, ध्यान है? तो वहां मैंने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ, जितना कार्बन हाइड्रोकार्बन के पास है उतना ही कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के पास होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल पता चल गए तो कार्बन के मोल पता चल गए। वाटर के मोल निकालो, वाटर के मोल पता चल गए तो हाइड्रोजन के मोल पता चल गए। और मोल का रेशियो तो इंपीरिकल फार्मूला होता है। तो कार्बन के मोल मिल गए, हाइड्रोजन के मोल मिल गए, रेशियो निकाल दो, इंपीरिकल फार्मूला आ गया, है ना? तो किसी बात को हल्के में मत लो, साइंस में लिखा कहीं होता है, चिपक कहीं रहा होता है, उसको आपको अपने दिमाग में स्टोर रखना है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन का मास कांस्टेंट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का मास कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ना तो मास डेवलप हुआ है ना मास डिस्ट्रॉय हुआ है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब ना तो मास बनेगा ना बिगड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट का जो मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो आपस में बराबर होगा। क्योंकि आप क्या कह रहे हो, ना तो मास बना है और ना बिगड़ेगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ध्यान रखना, मास बराबर कह रहा हूं, मोल बराबर नहीं कह रहा, ठीक है? मोल कुछ भी हो सकते हैं, मैं मोल की बात नहीं कर रहा कि मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा मोल ऑफ प्रोडक्ट के। ये कुछ भी हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। मास के लिए बोला जा रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है? अब इसमें एक नोट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
न्यूक्लियर रिएक्शन पर वैलिड नहीं होता है। किस पर वैलिड नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्शन पर, नॉट अप्लीकेबल। तो ध्यान रखना, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है। वो रेडिएशन करते रहते हैं, अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, बीटा पार्टिकल निकाल रहे हैं, उनके पास मास है तो वहां मास कम होता रहता है, बराबर नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन पर अप्लीकेबल नहीं है। तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, उन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अप्लीकेबल नहीं है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन पर आपको नहीं लगाना है, बाकी सब जगह चिपका सकते हो। ठीक है, तो दिमाग में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कंजर्व रहता है। अब हमें इसको किस तरह से लेना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यदि आ गया तो किस तरह से आएगा, तो आपको लेना इस तरह से है, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसमें ये लगेगा कि यार रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट का है। तो यदि रिएक्टेंट के पास जितना मास है उतना ही मास हमें प्रोडक्ट के पास भी कर देना है। जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन, ये देखिए, इस क्वेश्चन को करिए, ये तो सॉल्व भी है, करिए इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 10 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विथ 15 ग्राम ऑफ बी एंड फॉर्म 5 ग्राम A2B एंड x ग्राम AB। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। 3A plus 2B gives A2B plus AB। अब यार हमें रिएक्टेंट का मास दिया है, प्रोडक्ट का मास दिया है, क्या ये न्यूक्लियर रिएक्शन है? नहीं, ऐसे तो कहीं कहा नहीं गया है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। उसके हिसाब से क्या है, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है? ए का मास कितना है? 10 ग्राम। भाई रिएक्टेंट का मास कैसे लिखोगे? मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी बराबर मास ऑफ A2B प्लस मास ऑफ AB। मास ऑफ ए कितना दिया है? 10। मास ऑफ बी कितना दिया है? 15। मास ऑफ A2B कितना दिया है? 5। और ये दिया है x। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली 20 ग्राम आ गई। इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली 20 ग्राम आ गई, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसको तुम तेजी से पकड़ पाओगे कि नहीं यार अभी निपटा देते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए डरना नहीं, ये इसको तो पलट दूं ना, इसमें तो कोई ज्यादा दम है नहीं। ठीक है, कर लोगे? अब जरा देखो, एक क्वेश्चन मैं देता हूं। मैंने कहा ये दो रिएक्शन है, गौर से देखिए सभी लोग। रिएक्शन ए, रिएक्शन बी, ठीक है। विच रिएक्शन follows law of conservation of mass? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बोथ, ऑप्शन नन। अब इनमें से कौन सी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है? तो यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है तो मास बराबर होना चाहिए। और मास कब बराबर होता है? यदि रिएक्शन बैलेंस है तो मास बराबर है, क्योंकि जब तुम रिएक्शन बैलेंस कर रहे होते हो तो इसका मतलब मास ही बराबर कर रहे होते हो। वो क्या है, बोलने के बस तरीके में डिफरेंस है कि हम रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं। रियलिटी में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बैलेंस कर रहे होते हैं कि दोनों तरफ के मास बराबर होने चाहिए। अब ये रिएक्शन बैलेंस है तो आप चेक कर लो, दोनों तरफ के मास बराबर आएंगे। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसका मास बराबर नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हो? करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है। आप इसका मास देखो, 127 प्लस 1 128, 128 इंटू 2 कितना होता है? 254। यहां पे 2 और 127 इंटू 2 कितना होता है? तो ये 256 होगा फिर यार।
आप लोग ना यार, मान लो गिनती कम आती मुझे तो बताते भी नहीं हो, है ना। अब यार इसमें मेरी गलती नहीं है, बचपन में पढ़ा था 100-200 साल पहले, अब कैसे याद रहेगा। ये देखो, दोनों तरफ के मास क्या है, बराबर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब ऊपर चिपकाओ, 80 होता है, 2 मोल है, तो 80 इंटू 2, 160, है ना। अब इधर क्या है, 32 और 32 64, और 32 96, दोनों बराबर है नहीं, इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। तो आप देख लो कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करने का मतलब ही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना। तो एक क्वेश्चन हमारा ऐसे आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, तो कौन सी नहीं कर रही है, ए नहीं कर रही है। अच्छा फॉलोज लिखा है, तो बी कर रही है ना। बात समझ पा रहे हो। तो एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, तो जो बैलेंस होगी वो कर रही है, और जो बैलेंस नहीं होगी वो नहीं कर रही है, क्योंकि बैलेंस होने का मतलब ही होता है कि मास बराबर है दोनों साइड के। बात समझ गए कि नहीं समझ पाए। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इस पे, आप इसको तब तक पढ़ो, तब तक मैं इसको रफ मारता हूं। एक्चुअल में लिखी लिखाई पीपीटी आ गई है, रफ वाली पीपीटी नहीं आई है। अब जरा देखो, अब देखो लॉ ऑफ डिफिनिट, या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, जरा इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अ केमिकल रिएक्शन, सॉरी, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट विद फिक्स्ड proportion by mass. It does not depend upon source and method of preparation it have been obtained. क्या हुआ मतलब, इसका मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल में एटम के नंबर फिक्स्ड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 है, हमेशा यही रहा है ना। चाहे आप उसको हाइड्रोकार्बन से जला के बनाओ, हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, चाहे आप सिर्फ कार्बन को जला के बनाओ, चाहे आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करके बनाओ, मगर हमेशा CO2 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 बनाते हो ना। ऐसा तो नहीं होता है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 है, कल कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला C3O2 है, परसों कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO है, ऐसा तो कभी नहीं रहा है। तो वो यही कह रहे हैं, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, गौर समझिए। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो कोई कंपाउंड होता है, जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जो एटम है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम, कंपाउंड के अंदर का मतलब क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं, ऑलवेज फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। आपने चाहे उस कंपाउंड को किसी भी मेथड से बनाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कंपाउंड किस मेथड से बनाया गया है, मेथड पे डिपेंड नहीं करता है। उस कंपाउंड के एटम के मोल का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चाहे जिस भी मेथड से बना के लाया गया हो। फिर से समझो, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, किसी कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है उनके मोल के रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, सेम रहेंगे, आपने चाहे उसको किसी भी मेथड से बनाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सिंपल सा रूल है। क्या, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, एटम, किसी भी मॉलिक्यूल के एटम के मोल का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा।
किसी भी मॉलिक्यूल के एटम के मोल का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, उनका ये कहना है। वाटर किसी भी मेथड से बनाया जाए हमेशा हाइड्रोजन के 2 मोल आएंगे, ऑक्सीजन का 1 मोल आएगा जब हम उनके रेशियो निकालेंगे, किसके, मोल के। उनका ये कहना है। उनका क्या कहना है पहले समझ पा रहे हो? उनका ये कहना है कि यार बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके मोल के रेशियो हमेशा फिक्स रहेंगे, वो मॉलिक्यूल चाहे किसी भी मेथड से बनाया गया हो। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब देखो इस पर क्वेश्चन आएगा तो रोना धोना करोगे। लॉ बहुत क्लियर है क्योंकि लॉ में कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल के जो एटम है उनके मोल के रेशियो फिक्स रहेंगे, वो मॉलिक्यूल चाहे किसी भी मेथड से बनाया गया हो, है कि नहीं? अच्छा, बच्चे कह रहे अरे सर समझ गए, क्या बात करते हो। अब देखना क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, 1 मिनट, अभी तो निकाल दोगे, पहले रब कर दो नहीं तो निकाल दोगे सबके सब। आज गलत पीपीटी आ गई है तो थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ेगा ही। चलो भाई, आप डबल मेहनत लगेगी। अब कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। जो फंडा है उस पर फोकस रखो। आपको क्या करना है, आपको रूल क्या बताया मैंने, एटम के मोल के रेशियो कांस्टेंट रहेंगे, इसका मतलब हमें एटम के मोल के रेशियो बनाने हैं और सेम आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तो इसका मतलब कांस्टेंट है कि नहीं। इंजन ऑयल डाल लूं, फिर थोड़ा सा पढ़ाता हूं। हाँ, अब जरा देखो, क्वेश्चन देख के बड़ा डरावना टाइप का फीलिंग आ रहा है कि यार पता नहीं क्या क्या लिख दे रहा है, क्या पूछ रहा है, और अपने को बहुत छोटी सी बात करनी है, एटम के मोल बनाने हैं। क्यों? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब है एटम के मोल का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब सेम आएगा। एटम के मोल का रेशियो हमेशा सेम आएगा मॉलिक्यूल के अंदर, वो किसी भी मेथड से बनाया गया हो। इसका मतलब क्या है, मोल निकालने हैं, उनका रेशियो बना देना है। मोल निकालने हैं, रेशियो बना दे। किसके मोल निकालने हैं? प्रभु, एटम के, उस मॉलिक्यूल के जो भी एटम होंगे। अब देखना, इस पे बड़ा डरावना है, मगर ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें ये आइडिया रहेगा कि करना क्या है। हमें क्या करना है, एटम के मोल निकालने और उनका रेशियो बना देना। देखो अब चालू करते हैं, पढ़ते हैं भाई को पहले, है ना, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट है उसमें 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड है, एंड रिडक्शन विद हाइड्रोजन ईल्ड 1.68 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, हाइड्रोजन से रिडक्शन किया है और इतना आयरन है। फिर क्या कह रहा है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड गिवन 2.03 gram of iron on reduction with hydrogen, so that the above data illustrate the law of constant proportion या law of definite proportion। अब लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, एटम के मोल का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। कौन से एटम है, मॉलिक्यूल कौन है, आयरन ऑक्साइड, उसके एटम कौन कौन है, ऑक्सीजन है और आयरन है, तो इसका मतलब उनके मोल के रेशियो कांस्टेंट होने चाहिए। यही बात तो हुई। अब यार मोल बनाने के लिए हमें मास चाहिए, तो मास तो दिया है, देखो भाई ने पहले एक्सपेरिमेंट में आयरन का मास दे रखा है। अब आप कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको आता है, यदि ऑक्साइड का मास इतना है, आयरन का इतना है, तो ऑक्सीजन का मास निकल आएगा। भाई 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड है, उसमें से आयरन 1.68 ग्राम है, तो बचा हुआ कौन है, ऑक्सीजन है। बचा हुआ कौन है, ऑक्सीजन है। थोड़ा डाटा इजी बोलता हूं तो कर पाओगे। 10 ग्राम आयरन ऑक्साइड है,
उस आयरन ऑक्साइड में 6 ग्राम आयरन है, तो 4 ग्राम कौन होगा? ऑक्सीजन होगा ना। तो आयरन का मास दिया है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का मास नहीं निकल आएगा है। तो भाई प्रभु स्टार्ट करो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, आयरन का मास कितना है? 1.68 ग्राम। अब इसके मोल बनाओ। अरे इंपीरिकल फार्मूला करना है यार, और कुछ नहीं करना है। देखिए ऑक्सीजन और इसके मोल बनाया, इसके मोल बनाओ, तो पहले इसका मास तो पता चले। तो देखो ऑक्साइड का मास इतना है, इसमें से आयरन का मास इतना है। तो जरा भाई कोई अब करके दिखाओ भाई तुम लोग, कितना आ रहा है? 0.72 डिवाइडेड बाई 16 है। अब जरा इधर उधर करो, हथियार निकालना पड़ेगा मुझे। इसी वजह से मैं ऐसे डाटा यूज नहीं करता, कि जितना कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम नहीं लगना, उससे ज्यादा तो ये कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद करा देते हैं। अब इसको होल नंबर बनाओ, तो सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दो, 1, इधर डिवाइड करो, 1.5। आपको पता है फ्रैक्शन में चलता नहीं है, जैसे इंपीरिकल फार्मूला बनाते थे डिट्टो वही करना है। तो यहां पे फार्मूला क्या आ रहा है? यही फार्मूला दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? कंपाउंड के अंदर एटम के मोल के रेशियो फिक्स्ड होते हैं, मतलब सेम रहने चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में आयरन ऑक्साइड का ये फार्मूला आया है, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी यही आना चाहिए। आ रहा है तो फॉलो करता है, नहीं आ रहा है तो फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब यही हुआ ना यार। और इंपीरिकल फार्मूला निकालना हमें नहीं आता है, ये तुम कह मत देना। तो इसका मतलब तुम्हें यार कॉन्सेप्ट तो पता ही है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में उसके एटम के मोल के रेशियो फिक्स्ड होते हैं। तो जो फार्मूला इसमें आया वही इसमें आएगा। देखो करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 चिपकाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लाओ। आयरन ऑक्सीजन। आयरन कितना है भाई? तुम इधर आओ ना। 2.03 ग्राम ऑफ आयरन। ऑक्सीजन कितना है माइनस करके बताओ। इन एन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव इतने ग्राम आयरन। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.87। डिवाइड करो, 56, 16। आओ भाई तुम 2.03 डिवाइडेड बाई 56, 0.0362, 0.87 डिवाइडेड बाई 16, 0.054375। अब छोटा कौन है ये? डिवाइड कर लो। इंपीरिकल फार्मूला जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। तो ये कितना आया? 1:1.5। दो का मल्टीप्लाई मार दिया, 2:3। इसका फार्मूला भी सेम आ रहा है। इसका मतलब आयरन ऑक्साइड में आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से आयरन ऑक्साइड बनाओ या एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से आयरन ऑक्साइड बनाओ, आयरन ऑक्साइड के अंदर के एटम के मोल का रेशियो फिक्स्ड है, 2:3, 2:3।
इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्या बात सही है? ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर लॉ पे। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर लॉ पे। ये देखो, ये थोड़ा इजी है, जल्दी जल्दी कर लोगे। पहले मैं फिक्स रफ कर दूं। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, जरा समझो। दो एटम से लेकर, अच्छा पहले पढ़ के सुना देता हूं। देखो, when different masses of one element combined with a fixed mass of another element and form different compound bear a simple ratio of one other। अब जरा समझो क्या है। वो कह रहे हैं दो एलिमेंट उठाओ, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ। सुन लो पहले, छापो नहीं। आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जो आपको अच्छे लगते हो। जैसे मैंने एक कार्बन उठाया, एक हाइड्रोजन उठाया। इसमें से किसी एक के मास को फिक्स कर दो, जिसकी आपकी मर्जी हो। फिक्स बोला गया है तो फिक्स का मतलब होता है कोई भी वैल्यू फिक्स कर दो, 1 2 10 100 200 जो आपकी मर्जी करे। इनका कहना है लॉ ऑफ, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कहना है कि दो एलिमेंट है, उनमें से किसी एक एटम का मास फिक्स कर दो। कितना करना है आपकी मर्जी, 1 ग्राम कर दो, 2 ग्राम कर दो, 12 ग्राम कर दो, 17 ग्राम कर दो, 20 ग्राम कर दो, फिक्स कर दो। मैंने इसका मास सपोज करो फिक्स कर दिया, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड कर दिया। कितना कर दिया, जितना आप बताओ कितना कर दें। ठीक है, ऐसा करें कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो। ठीक है, तो मान लो मैंने 24 ग्राम कर दिया, तो 2 कार्बन आ जाएंगे ना, तो 2 कार्बन के ज्यादा कंपाउंड बना पाएंगे। तो उनका कहना है अब ये दोनों मिलके जितने भी कंपाउंड बनाएंगे, तो भाई एक कंपाउंड तो हम ये बना सकते हैं, एक कंपाउंड हम ये बना सकते हैं, एक कंपाउंड हम ये बना सकते हैं, मिनिमम इतने तो बना ही सकते हैं, है कि नहीं। अब इसमें देखो कार्बन का मास फिक्स है, 2 कार्बन है तो 24 ग्राम 24 ग्राम 24 ग्राम। किसी एक का फिक्स करना है। यदि किसी बच्चे की इच्छा कर रही है हाइड्रोजन का फिक्स करेंगे, हाइड्रोजन का फिक्स कर दो। कार्बन का फिक्स करेंगे, कार्बन का फिक्स कर दो, किसी एक का फिक्स कर दो। और कितना फिक्स करना ये भी तुम्हारी इच्छा पे है। ऐसी कैलकुलेशन करो जो जल्दी हो जाए, इसलिए उतना फिक्स किया करो जो जल्दी हो जाए, है ना, जो मन है फिक्स कर लो। अब देखो, इनका कहना है दो एटम में से किसी एक एटम का यदि मास फिक्स कर दिया जाए, तो जितने भी कंपाउंड बनाओगे, 1 2 3 10 50 100, जो अदर एलिमेंट है, जो अदर एलिमेंट है उसका भी मास एक होल नंबर रेशियो में होगा, उसके भी मास का रेशियो होल नंबर में होगा। जैसे क्या आ रहा है, अदर एलिमेंट का रेशियो क्या आ रहा है, अब देखो ये होल नंबर आ रहा है, ये देखो, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, दो एलिमेंट मिलके चाहे जितने कंपाउंड बनाए, उनमें से एक एलिमेंट का यदि मास फिक्स कर दिया जाए, तो अदर एलिमेंट के मास भी एक सिंपल रेशियो में होंगे। सिंपल मतलब होल नंबर रेशियो में होंगे, ये कहा जा रहा है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, दो एलिमेंट मिलके 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख जितने भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उन प्रोडक्ट में यदि एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए, तो दूसरा एलिमेंट एक सिंपल रेशियो बियर करेगा, मतलब एक सिंपल रेशियो बनाएगा, होल नंबर का रेशियो बनाएगा, मतलब एक सिंपल रेशियो बनाएगा, होल नंबर का रेशियो बनाएगा। कितना मास फिक्स करना है आपकी इच्छा, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना सके या निकाल सके। ठीक है, अब तीनों ला थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। बच्चे क्या है, एक दूसरे में ला घुसेड़ देते हैं, है ना, इस ला का स्टेटमेंट इसमें चिपका देते हैं, इसका इसमें चिपका देते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन मार देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सबको याद ही रहता है ना, कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब हमें याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड के मास के बराबर होगा।
फिर लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो क्या बताता है? वो कहता है कि एक मॉलिक्यूल में जो भी एटम होते हैं उनके एटम के मोल के रेशियो हमेशा फिक्स होते हैं, वो हमेशा फिक्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल चाहे किसी भी मेथड से फॉर्म हुआ हो। ये लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है दो एलिमेंट मिलके जितने भी कंपाउंड बनाएंगे उनमें से यदि एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो अदर एलिमेंट एक सिंपल रेशियो में होगा, अदर एलिमेंट का मास एक सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, ये देखो, ये फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, अब आप देखिए, आप ऑक्सीजन और क्लोरीन मिलके इतने कंपाउंड बना रहे हैं, ऑक्सीजन और क्लोरीन मिलके इतने कंपाउंड बना रहे हैं, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7। क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं? तो किसी एक का फिक्स कर दो, जिसका मन हो। कोशिश ये करो उसका फिक्स करो जिसको कैलकुलेट आसानी से कर पाओ। अब जैसे यहां पे कोई ऑक्सीजन फिक्स करेगा तो फंसेगा, यहां 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो फिक्स करने में दिक्कत आएगी। करने को आप उसका भी कर दो तब भी आंसर आएगा। आप क्लोरीन का फिक्स करो, 2 एटम है, 71, 71, 71, तो ऑक्सीजन 3, 5, 7, ये होल नंबर का रेशियो है कि नहीं? इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तुमने क्लोरीन का मास फिक्स कर रखा है 72, 72, 72, 71, 71, 71, है ना, 35.5 होता है। तो तुमने क्या किया, क्लोरीन का मास फिक्स किया, तो ऑक्सीजन एक सिंपल रेशियो में आ गया, ऑक्सीजन एक सिंपल रेशियो में आ गया। अब जैसे मैं ये पूछूं, गौर से देखना, मैं ये पूछता हूं, क्या ये एलिमेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं? क्या ये एलिमेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं? अब हमें क्या चेक करना है, किसी एक का मास फिक्स कर दो, दूसरा किसमें होना चाहिए, सिंपल रेशियो में। तो किसका फिक्स करने का मन है? ऑक्सीजन का करो, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑटोमेटिक फिक्स है, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन का तुमने फिक्स कर दिया, दोनों में क्या है, सेम। ऑक्सीजन 16 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो हाइड्रोजन का कितना आ रहा रेशियो? ओ सॉरी, नाइट्रोजन का कितना आ रहा है? 1:2, सिंपल रेशियो है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अब तुम जिद कर रहे हो तो पूछ लेते हैं, अब तुम जिद कर रहे हो तो पूछ रहा हूं, नहीं तो मेरा मन नहीं है, सोच लो फिर मत कहना। P4O10, ठीक है, और P4O3, अब बताओ क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं? किसी एक को फिक्स कर दो, तो देखो भाई को फिक्स कर दिया तो रेशियो क्या आ रहा है, 10 रेशियो इसके 10 इसके 3, होल नंबर तो है, कर रहा है, होल नंबर है, कर रहा है। अच्छा, जब तुम जिद करते हो तो एक और पूछ लेता हूं, अब इसको आप लोग अपनी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश करें। देखिए ये क्लियर है, और ये अब मैंने दोनों जगह वेरिएबल कर दिया है, थोड़ा सा तकलीफ भी तो देनी चाहिए बच्चों को, है। अब दोनों वेरिएबल है, पहले तो आप किसी एक को फिक्स करो। अब जो मान लो, आप चाहो तो 2 फिक्स कर दो और चाहो तो 1 फिक्स कर दो। 1 फिक्स करना यहां इजी होता है, जब दोनों वेरिएबल हो तो 1, इसको 1 बनाओगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी भाई 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 1 बनाओ। अब देखो क्या ये सिंपल रेशियो में आ रहे हैं? ये रेशियो क्या सिंपल बनेगा? ये फ्रैक्शनल ही रहेगा ना, सिंपल तो नहीं आएगा। चेक करो, यहां देखो सेम,
एक का मास मैंने फिक्स कर दिया है, ये देखो एक का फिक्स कर दिया है, तो दूसरा क्या सिंपल रेशियो बियर कर रहा है? फ्रैक्शनल रेशियो है? दूसरा क्या है? फ्रैक्शनल रेशियो है। क्लियर है? इसका मतलब यहां फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां फॉलो नहीं हो रहा है। आपने नाइट्रोजन का इस तरह का ऑक्साइड देखा है? नहीं देखा है ना? वो तो मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैंने कुछ भी बना दिया, नहीं तो नाइट्रोजन N2O5, N2O3, NO, N2O, NO2, इस तरह के ऑक्साइड है, वो सारे फॉलो करते हैं, मगर मैंने बीच में एक अपनी तरफ से गुजर दिया है, जैसे ना फॉलो करें, ऐसा नंबर उठाया है, सेट किया है। क्लियर है? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो एटम को लेकर चाहे जितने हजार कंपाउंड बनाओ, यदि एक के मास को फिक्स कर दिया जाए तो अदर एलिमेंट एक सिंपल रेशियो में होना चाहिए। यदि है तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, नहीं है तो नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल के अंदर के एटम के मोल के रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, वो मॉलिक्यूल किसी भी मेथड से बनाया गया हो, वो मॉलिक्यूल किसी भी मेथड से बनाया गया हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको आता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 6 कर दें? इधर भी 6 करोगे तो सारे में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर 6 किया, इधर 6 हुआ, कितना हो गया? 30। अच्छा 3 से किया है, कोई बात नहीं, 3 से कर देते हैं यार, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, अब इसमें करो 2 से तो 6 और इसमें 8, तो ये मास हो गए फिक्स, और ये आया 15:8। हाँ, फिक्स हो जाएगा, सही है, ये फॉलो करेगा फिर। ठीक है, 1 की जगह आप कितना फिक्स करो? 6, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। 1 की जगह 6 बना दो तो आ जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू फिक्स कर सकते हो, जैसे इसने 6 फिक्स किया, आप 6 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल करेगा। इसको आप क्या करोगे ना, ऐसे बनाओ जैसे मैंने किया, तो मैं बता देता हूं। अरे प्रभु सुन तो लो, 1 से भी आ जाएगा, इससे क्या है, इजी हो गया है, आपको अच्छा नंबर दिख रहा है। 1 से अच्छा नंबर दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा देता हूं। अब आप इसका वो करो, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 6, तो 3 का 15 और 2, उसने क्या किया, ऊपर से बना के चला, तो उसका ऐसे आ गया, तो विजुलाइज अच्छा हुआ, जैसे इसने ज्यादा अच्छा मेथड लगाया मेरे से। क्यों? क्योंकि विजुलाइजेशन सामने सामने दिख रहा है, हमारे में विजुलाइजेशन ऐसे निकालना पड़ेगा। आपने इसको क्या किया, होल नंबर बनाने की कोशिश की और होल नंबर बनाने पे बन गया, तो होल नंबर बनाने पे बन गया, इसका मतलब सिंपल रेशियो आ रहा है। होल नंबर बनाने पे बनता ही ना, तो ये सिंपल रेशियो कभी नहीं आएगा। तो मुझे लगा था शायद नहीं बनेगा, तो मैंने वहीं से छोड़ दिया था। मगर जब इसने बताया ना कि सर देखो 6 के मल्टीप्लाई से बनना है, तो जब आप लोगों ने कहा कि सर 1 से क्यों नहीं बनना है, तो मैंने कहा लो मैं बना के दिखा देता हूं कि 1 से भी बनेगा। ठीक है, तो मैंने एलसीएम लिया, नंबर आ गया। तो जरा देखो ये क्या कर रहा है, होल नंबर बना रहा है, होल नंबर बना रहा है, तो लॉ ऑफ कॉस्ट मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। नहीं बनाएगा तो नहीं करेगा। अब आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। इसी वजह से जब मैं बिल्कुल सही मॉलिक्यूल लिख रहा था तो डायरेक्ट विजुलाइजेशन था। ये सारे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, आप उसमें पढ़ते हो हाइड्रोजन में, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, तो ये ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन में सब पाए जाते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल, लॉ ऑफ मल्टीपल, देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब जरा देखो ये क्या होता है, अब हम लोग इसको करते हैं। इसका स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है,
तब तक आप लोग एक बार पढ़ो। इसके आप लोग, मैंने एमपीएस और आरपीएस मिला के 4-5 क्वेश्चन डाले हैं सिर्फ लॉस के, ज्यादा नहीं डाले। उसका रीजन है लॉस का क्वेश्चन रेयर आता है, 7-8 साल में कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आता है। जिसके क्वेश्चन जितने आते हैं उतने ही डाले गए। जो क्वेश्चन जैसे H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का भी पढ़ा है, सिर्फ 2। एमपीएस आरपीएस मिला के सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, इससे ज्यादा नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो भी रेयर आता है। अच्छा, अब इसको करते हैं। देखो, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हो फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड है, इसको आप थर्ड मान लो। अब इससे 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हो अलग अलग, इसका मास फिक्स है। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट हमारा कौन है? कार्बन। उससे 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। मास फिक्स्ड है, इसका मतलब दोनों में सेम मास लेना है, तो 12 ले लेते हैं कार्बन का, एक कार्बन एक कार्बन। अच्छा, इसके आगे क्या है? द रेशियो ऑफ मास इन विच दे हैव ऑफ कंबाइंड विद ईच अदर आर सेम और सिंपल होल नंबर मल्टीपल। अब देखो, ये और ये कंपाउंड बनाएंगे तो ये आया, ये और ये कंपाउंड बनाएंगे ये आया, है ना। अब इनका क्या कहना है जरा सुनिए। किसी एलिमेंट का फिक्स्ड मास 2 डिफरेंट एलिमेंट से जब कंबाइंड करता है, किसी एलिमेंट का फिक्स्ड मास जब 2 एलिमेंट से कंबाइंड करता है और उनके साथ मिलके जो प्रोडक्ट बनाएगा, ये देखो, उस प्रोडक्ट के जो अदर एटम है, यदि वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी वही रेशियो या उसका मल्टीपल रेशियो रखेंगे। अभी रेशियो क्या आ रहा है इन दोनों के बीच में? 4:2, मतलब 2:1। अब ये एलिमेंट जब आपस में प्रोडक्ट बनाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। तो वही रेशियो रखेंगे या इसका मल्टीपल रखेंगे? वही रेशियो रखेंगे या उसका मल्टीपल रखेंगे? फिर से समझो, देखिए, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए, जब वो 2 डिफरेंट एलिमेंट से कंपाउंड बनाएगा। एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए जब वो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनाएगा, तो उन डिफरेंट एलिमेंट का जो रेशियो होगा, उन डिफरेंट एलिमेंट का जो रेशियो होगा, वो जब आपस में कंपाउंड बनाएंगे, वो रेशियो जो होगा या तो सेम होगा या उसके होल नंबर के मल्टीपल में होगा। मतलब ये तो 2:1 होगा, या फिर ऐसा आएगा कुछ 4:2 या 8:4, ऐसा कुछ मल्टीपल में। ठीक है क्या? फिर से समझ लो, एक एलिमेंट का फिक्स मास लेके 2 एलिमेंट से जब कंबाइन कराएंगे तो जो मॉलिक्यूल आएंगे उनमें अदर एलिमेंट का जो रेशियो होगा, जब वो आपस में कंबाइन करेंगे और जो रेशियो आएगा, या तो वो एक दूसरे के सेम होंगे या फिर मल्टीपल में होंगे, या तो एक दूसरे के साथ सेम होंगे या फिर मल्टीपल में होंगे। ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका क्वेश्चन अभी तक पेपर में कभी नहीं आया। यदि 10-12 साल में 1-2 क्वेश्चन आए हैं तो पीछे वाले 3 में से किसी एक के आए हैं। जनरली 2 और 3 के ज्यादा आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी नहीं आता है, क्योंकि वो इजी बहुत बैठता है ना। इसका ये पूछा ही नहीं गया अभी तक, क्यों नहीं गया वो उनकी मर्जी। तो जरा देखो, मेन 2 पे फोकस रखो। पहला वाला तो आपको अपने आप आता है, ये पूछा नहीं गया, मगर स्टेटमेंट याद रखो। एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए और 2 डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन कराया जाए, तो जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड में अदर एलिमेंट का जो रेशियो होगा, यदि वो आपस में कंपाउंड बनाए
तो जो रेशियो आएगा या तो वो सेम होंगे या मल्टीपल में होंगे, या तो वो सेम होंगे या मल्टीपल में होंगे। अब जरा देखो, मैं पीवाईक्यू भी लाया था, कुछ बचे हुए, मगर इससे पहले एक और हेडिंग बता देता हूं। आप लोगों ने बुकों में कहीं कहीं पढ़ा देखा होगा ओलियम, है ना, लेवलिंग परसेंटेज ऑफ SO3, ठीक है, उसको पढ़ा भी देता हूं और साथ साथ में उसके बारे में कुछ बता भी देता हूं, ठीक है। 15-20 साल में या जब से नीट हुआ है, नीट में लेवलिंग परसेंटेज ऑफ ओलियम का कभी क्वेश्चन नहीं आया है। लेवलिंग परसेंटेज ऑफ ओलियम एक पी बहादुर की बुक चलती थी जेई में 2007 के आसपास, उस समय बहुत फेमस थी, मतलब 2000 से लेके 2007 में वो जेई की वन बुक थी फिजिकल केमिस्ट्री की, उसी से सारे लोग पढ़ते थे, उसी से पढ़ाते थे, बड़ी मोटी बुक थी। उसमें लेवलिंग परसेंटेज ऑफ ओलियम को डिफाइन किया गया था, उसमें क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन चलते चलते दुनिया में फैल गए। जेई में पिछले 20 साल में 2 बार क्वेश्चन आया है लेवलिंग परसेंटेज ऑफ ओलियम का, ठीक है। नीट में आज तक कभी आया ही नहीं है। पढ़ा क्यों गया? क्योंकि कट पेस्ट करते हुए बुकों में आया, बुकों से टीचरों के पास चला गया, टीचरों ने अपना पढ़ा दिया, बवाल खत्म। आएगा कि नहीं आएगा वो तो अब अलग बात है, तो उन्होंने इसको पढ़ा दिया। तो लेवलिंग परसेंटेज ऑफ ओलियम का क्वेश्चन नीट में कभी नहीं आया है, जेई में भी 20 साल में 2 बार आया है। अभी 24 चल रहा है ना, 22 वाले पेपर में जेई में था, मेंस में, और आने के पीछे रीजन सिर्फ ये था क्योंकि एक राउंड में वो कम से कम 15 से 16 पेपर लेते हैं। जैसे जनवरी अटेम्प्ट आएगा ना, कम से कम 16 पेपर आएंगे, 6 से 7 दिन चलता है, और एक बार में 2 पेपर होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट। तो यार इतने पेपर जब बनते हैं तो वो हर जगह से क्वेश्चन एक आध ना आ ही जाता है किसी ना किसी पेपर में। वैसे अब वो थोड़ा सा विद इन द सिलेबस वो भी रहने लगे हैं, पहले नहीं रहते थे। तो ये हेडिंग वहां से चिपका ली गई है। मेडिकल में किसी ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा, आप पीवाईक्यू देख लो, क्या लेवलिंग परसेंटेज ऑफ ओलियम का क्वेश्चन है? नहीं है। मगर मैं आपको पढ़ा देता हूँ, 5-7 मिनट मुझे लगने, ज्यादा नहीं लगने, फिर हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। मैं लाया, मैंने टाइप करा है। टाइम हो गया? अच्छा, वो 1.5 घंटे वाली क्लास है, अरे यार 2 घंटे वाली कराओ। तो अच्छा देखो, मैं बता देता हूं, अरे बहुत इजी है, फर्जी चीजें बहुत इजी, तुम देखना बताते ही समझ जाओगे। तुम लोगों ने लैब में इसको किया भी है, बस कभी एहसास नहीं किया है ना। आप लोग लैब जाते हो तो एक पढ़ते होगे डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, है ना, यही तो होता है कि नहीं? बस वही करना है यार, वही करना है। कितने मिनट हमारे पास है बस ये बता दो। 10 मिनट है? अच्छा 10 मिनट, अच्छा एक्स्ट्रा हो गया है। तो फिर एक काम करते हैं, पहले डिलीट कर दे, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे कि इतने सारे क्वेश्चन सर ने कराए कब थे। ओ भाई, मैंने 11 रुपए का क्वेश्चन बच्चों को कब दे दिया है, ये वाला, उन लोगों को करा दिया होगा। उनको जरा दूर है ना तो देने में दिक्कत कम होती है, यहाँ तो बच्चे पास में है। हाँ उसमें होगा ना, वो कौन सा बैच है आपके बगल में? देखो मैं पीवाईक्यू छोड़ देता हूं, ठीक है भाई। जिसने टाइप किया होगा उसको लगा पता नहीं सर को आएगा कि नहीं आएगा, तो साथ साथ में उसने आंसर की भी डाल रखी है। मैंने देखा, ये देखो, जैसे क्वेश्चन, ये आंसर। मैं कहूं कि यार एक क्वेश्चन 2-2 बार क्यों टाइप किया है? मैंने पूछा, मैंने कहा भाई एक क्वेश्चन तुमने 2-2 बार टाइप करके क्यों भेजा है? कह रहा सर एक क्वेश्चन है, एक उसका सोल्यूशन है। तो मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा ठीक है, लोग कराते होंगे ऐसे। तो देखो आपको आंसर कैसे मिलेंगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, है। मैंने कहा यार इतने सारे क्वेश्चन कैसे आ गए नीट में? तो ये सारे कर लेना, ये 3-4 साल के मैंने सारे पीवाईक्यू टाइप कराए थे, लेटेस्ट भी होंगे इसमें। तो मैं इसको रफ नहीं कर रहा, मैंने सोचा था बचे हुए पीवाईक्यू करा दूंगा आज, तो आप लोग कर लीजिएगा, है ना, इसको रफ नहीं कर रहा। आंसर कैसे मिलेंगे मैंने बता दिया है, बाकी वो अपना कर लेगा, ठीक है, ये कर लेना। अच्छा अब 2 दिन, कल से नया चैप्टर चालू होगा, लिक्विड सोल्यूशन,
ना 5 मिनट लास्ट के 5-10 मिनट जब रह जाए तो बता देना, तो ओलियम वाला बता भी दूंगा, ठीक है। जरा सी हेडिंग है, उसमें करना कुछ नहीं होता है। तो ओलियम का भी बता दूंगा। कल से लिक्विड सोल्यूशन चालू होगा, मगर आपको 2 दिन देता हूं। आज क्या ट्यूसडे है? ट्यूसडे। तो 2 दिन देता हूं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फ्राइडे को हम लोग टेस्ट लेंगे टेलीग्राम पे, उसी पर शाम को आराम से 9 बजे टेस्ट लेंगे, जैसे आप आराम से खा पी के बैठो, ठीक है। मैं उसमें नोटिफिकेशन भी डाल देता हूं, ठीक है, उसको पिन भी कर देता हूं। फ्राइडे को टेस्ट लेंगे। आप 2-3 दिन अपना खूब मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाओ। जो क्वेश्चन तुमसे ना माने वो हमसे पूछ लो, मैं आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगा। या फिर मुझे बता देना कि सर आज क्वेश्चन पूछूंगा, आप जाना नहीं। पीडीएफ डाला है। अच्छा, पेपर कैसे देंगे हैं? क्विज उसमें बन जाता है, टेलीग्राम पे क्विज बन जाता है। तो मैं बस बच्चे से बोल दूंगा, वो बना देगा, है ना। ठीक है ना, उनको बोल दूंगा क्विज टाइप का, ठीक है, क्विज टाइप का करा दूंगा। ठीक है, तो आप 2-3 दिन अपना खूब करो, जहां से मानो क्वेश्चन करो। बस ध्यान रखना, विद इन द सिलेबस क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जैसे टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, कि पता चला जो आउटडेटेड क्वेश्चन, जैसे ओलियम का मैंने कहा, पता चला 5 क्वेश्चन किसी को ओलियम को मिल गए, वो ओलियम कर रहा है। 20 क्वेश्चन उसको H2O2 के मिल गए, वो उसी में जटा पड़ा है। अब पता चला वो पेपर में आ ही नहीं रहे। तो इस चीज का सिर्फ ध्यान रखना, इसलिए मैं बताता भी रहता हूं थोड़ा थोड़ा। बाकी कल लिक्विड सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो तैयार होके आइएगा लिक्विड सोल्यूशन के लिए, और ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, इनको भी डिस्कस कर लेंगे।